हाँ जी। तो बेटा कल हमने जो आपका टॉपिक छोड़ा था, आपका संरक्षण नियम थे। आपके संरक्षण के नियम थे। तो बेटा संरक्षण के आपने 4 नियम मैंने आपको बताए। हाँ, चालू कर लिए। संरक्षण के नियम में पहला जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण नियम, कन्वर्जन लॉ ऑफ एनर्जी। दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तीसरा है आपका कोणीय संवेग संरक्षण नियम। और चौथा है आपका आवेश संरक्षण नियम। ये आपके 4 संरक्षण के नियम है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम। और ऊर्जा संरक्षण नियम में मैंने शायद आपको कल लिखाया था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि संरक्षी बलों के अंतर्गत जो गति होती है, उस गति में कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। यानी कि जो कुल ऊर्जा का मतलब हमारी यांत्रिक ऊर्जा से, कुल ऊर्जा का मतलब क्या है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा से। और यांत्रिक ऊर्जा इक्वल होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा प्लस की गतिज ऊर्जा। देखिए, मैं इसी चीज पे आपसे चर्चा करूं। देखिए, जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन जब हम गति कराते हैं, तो वस्तु की किसी भी स्थिति पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। लेकिन कुल जो ऊर्जा हमारी यांत्रिक ऊर्जा वो कैसी रहती है? नियत रहती है। स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन किसके रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। और गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। लेकिन अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें, कुल ऊर्जा का मतलब यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, तो यांत्रिक ऊर्जा हमारी क्या रहती है? नियत रहती है। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया कि भाई प्रकाश ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जो टरबाइन है, उस टरबाइन पर अगर पानी डाला जाए, यानी पानी की कुछ ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, तो टरबाइन को घुमाकर और उस पर यदि पानी की धार डाली जाए, जल धार डाली जाए, तो हम उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप डालेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ऊर्जा संरक्षण के नियम में आप लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करें बेटा। पहला पॉइंट, ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यह हेडिंग आप डालोगे और इसमें आप लिखना स्टार्ट करोगे। लिखेंगे इसमें ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप लोग, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बाह्य बाह्य संरक्षी, बाह्य संरक्षी बल के अंतर्गत, बाह्य संरक्षी बलों के अंतर्गत होने वाली गति में, होने वाली गति में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोबारा से सुने, दोबारा से सुने। बाह्य संरक्षी बलों के अंतर्गत होने वाली गति में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लिखें आप इसका। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से, गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से, मुक्त रूप से गिरते, मुक्त रूप से गिरते पिंड की, गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। लेकिन लेकिन इनका योग, इनका योग नियत रहता है, इनका योग नियत रहता है। क्लियर बेटा? दूसरा एग्जांपल लिख लें। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हेडिंग डालें रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बेटा किसी भी निकाय का, किसी भी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग कैसा रहता है? नियत रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। किसी भी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। देखिए भाई, ये जो संवेग है एक सदिश राशि है और संवेग संरक्षण को हम न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम है कि यदि संवेग में परिवर्तन की दर आपतित बल के क्या होती है? बराबर होती है। यानी F बराबर dp अपॉन क्या होता है? dt। देखिए बेटा, यदि F हमारा बाह्य बल है, अगर F बराबर 0 हो तो dp अपॉन dt बराबर क्या होगा?
जीरो होगा। इसका मतलब डीपी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। और डीपी का अगर हम समाकलन करेंगे तो पी बराबर क्या होगा, नियतांक होगा। पी बराबर क्या होगा, नियतांक। इसी प्रकार से अगर हम एक निकाय का चूज करेंगे तो फिर P1 प्लस, अच्छा अच्छा, गौर से सुने। देखिए, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर। अगर ये बाह्य बल जीरो हो तो डीपी अपॉन डीटी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब डीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और इस डीपी का यदि हम समाकलन करें तो डीपी का समाकलन पी होगा और जीरो का समाकलन क्या होगा, नियतांक, यानी पी बराबर नियतांक। संवेग क्या है, नियत है। किसी भी कण का संवेग क्या है, नियत है। अगर हम निकाय की बात करें तो निकाय में दो या दो से कण होंगे, तो पहले कण का संवेग P1, दूसरे का हो जाएगा P2, P3 प्लस डॉट डॉट प्लस के Pn बराबर भी क्या लिख सकते हैं हम, नियतांक लिख सकते हैं। यही हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का क्या है, नियम है। यही हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। क्लियर। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या रहा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम रहा कि किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यही हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। क्लियर। तो बेटा आप इसकी परिभाषा लिखें, सभी बच्चे, सभी बच्चे लिखें। रेखीय संवेग संरक्षण नियम हेडिंग डाल के लिखें। इसमें लिखिए, किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग, किसी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है। किसी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है। आगे लिखें, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम की, संवेग संरक्षण नियम की व्युत्पत्ति, संवेग संरक्षण नियम की व्युत्पत्ति न्यूटन के, न्यूटन के गति के, न्यूटन के गति के नियम, गति के नियमों से की जा सकती है। गति के नियमों से की जा सकती है। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, कोणीय संवेग संरक्षण। तो बेटा एक बार क्या डबल टैप कर लो मोबाइल पे, डबल टैप कर लीजिए। क्या नाम है आपका, दिलीप, अच्छा गिरीश सोलंकी। कोणीय संवेग संरक्षण, थोड़ा टैप कर लो, है कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है ना। हाँ सुनो बेटा, सभी बच्चे सुने। देखो एक तो शब्द होता है रेखीय और एक शब्द होता है कोणीय। देखिए, गति के चार होते हैं। जब कोई वस्तु गति में होती है तो दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब उस गति के क्या होते हैं, चर होते हैं।
गति का जो मतलब है, गति का मतलब है किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु को हम गति की अवस्था में कहते हैं। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो निश्चित बात है वो कोई ना कोई दूरी तय करेगी, और इस दूरी को तय करने में उसे कोई ना कोई समय लगेगा। तो दूरी एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी या चाल कहलाएगी। कोई भी वस्तु चाल को एक समान चाल से भी चल सकती है और असमान चाल से भी चल सकती है। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, वस्तु की जो गति है वो या तो एक पथ पे होती है या फिर किस पे होती है? वृत्तीय पथ पे। क्योंकि किसी भी वस्तु को गति करने के लिए कोई ना कोई पथ की जरूरत होगी, और पथ की अगर उसको आवश्यकता होगी तो पथ उसका रेखीय भी हो सकता है और वो पथ उसका वृत्तीय भी हो सकता है। अगर पथ रेखीय है तो इस स्थिति में ये जो चर है हमारे, वेग है, इसको वेग ना कह के क्या कहा जाएगा? रेखीय वेग। त्वरण को क्या कहा जाएगा? रेखीय त्वरण। संवेग को क्या कहा जाएगा? रेखीय संवेग। आवेग को क्या रेखीय आवेग। ऐसे अगर वृत्तीय गति है तो वृत्तीय गति में कोई भी वस्तु है जब वो गति करती है तो उसकी स्थिति को स्थिति ना कह के क्या कहा जाता है? कोणीय स्थिति। क्योंकि कोई ना कोई एंगल वो अवश्य अंतरित करती है। तो स्थिति स्थिति ना कहकर उस स्थिति को क्या कहा जाता है? कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण। ऐसे ही संवेग को संवेग ना कह के क्या कहा जाएगा? कोणीय संवेग। क्लियर? उसको क्या कहा जाएगा? कोणीय संवेग। दूसरी बात, जब कोई वस्तु गति में होती है, यानी कि जब किसी वस्तु पर दो बल इस प्रकार से कार्य करें कि वो परिमाण में बराबर हो लेकिन उनकी दिशा कैसी हो? विपरीत। यानी जब बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होती है तो वो वस्तु घूमने का प्रयास करती है, और जब वस्तु घूमने का प्रयास करती है तो उस राशि को हम कहते हैं बलाघूर्ण। क्या कहते हैं बेटा? बलाघूर्ण। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति के अंतर्गत है तो एक शब्द और आ जाता है आपका, जिसको क्या कहा जाएगा? बलाघूर्ण कहा जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर? तो अगर हम कोणीय संवेग संरक्षण की बात कर रहे हैं तो कोणीय संवेग संरक्षण की बात में वस्तु कौन सी गति करेगी? घूर्णन गति करेगी। यानी कि जब कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है और उसका बाह्य बलागुण क्या है? अनुपस्थित है, या बाह्य बलागुण का मान क्या है? शून्य है, तो उस स्थिति में वस्तु का कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। वस्तु का कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है या वृत्तीय पथ पर गति कर रही है और उसका बलागुण क्या है? अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में उस वस्तु का कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित। क्लियर बात? कोई दिक्कत? तो आप परिभाषा लिखें, परिभाषा लिखें। लेकिन जब कोई निकाय, वस्तु का मतलब कणों का निकाय हो सकता है, जब कोई निकाय घूर्णन गति करता है, जब कोई निकाय घूर्णन गति करता है लगने वाला और उस पर लगने वाला बाह्य बलागुण और उस पर लगने वाला बाह्य बलागुण अनुपस्थित हो, बाह्य बलागुण अनुपस्थित हो तो दोबारा सुन लें, दोबारा सुने। जब कोई निकाय घूर्णन गति करता है और उस पर लगने वाला बाह्य बलागुण अनुपस्थित हो तो निकाय
तो निकाय का कोणीय संवेग, तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्लियर? क्लियर? लिख लिया सबने? एक बार कमेंट्स कर दे बेटा, सबने लिख लिया क्या? गिरीश क्या प्रॉब्लम बेटा? क्यों आ रही है ऐसे? लिख तो लिया ना पूरा? हाँ, ये क्या दिक्कत आ रही है उसकी, थोड़ा सा देखो उसको और बताना है। कट कट की आवाज, नेट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्या? अच्छा अच्छा, चलो और प्रयास करते हैं। वैसे लिख तो लिया ना सभी ने? लिख लिया ना सबने? ओके ओके, चलो सबने लिख लिया। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही समझने में गिरीश? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई वैसे परेशानी तो नहीं है समझने में? ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे आप, आवेश संरक्षण का नियम। अगला पॉइंट, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। देखिए बेटा, आवेश संरक्षण का नियम भी यही है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो आप इसकी परिभाषा लिखें। परिभाषा लिखें, किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात अर्थात आवेश को, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। और देखो बेटा, ये जो पहला चैप्टर, क्या नाम है, भौतिक जगत, इसमें कुछ चीजें उनको आप अपनी किताब से पढ़ लेना, सिंपल सिंपल चीजें। भौतिकी में और समाज है, प्रौद्योगिकी भौतिक समाज का योगदान है, और मैंने सारी चीजें आपको करा दी हैं। अब देखिए, आपका जो मूल टॉपिक स्टार्ट होगा, ध्यान दे बेटा आप लोग सभी। देखिए, जो भौतिकी है, भौतिकी मापन की विज्ञान होती है। भौतिकी के अंतर्गत हम परिशुद्धता से मापन कर सकते हैं। तो अगला जो चैप्टर आपका है,
अगला चैप्टर है आपका मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन अगला नेक्स्ट चैप्टर है आपका मात्रक एवं मापन। आप जरा समझें, मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, दूसरा चैप्टर है आपका मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। देखिए बेटा सभी बच्चे समझे जरा, आपके दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में आप इस्तेमाल करते हो। बाजार में जब आप जाते हैं तो सब्जी वाले से आप बोलते हैं 2 किलो गोभी। कपड़े वाले के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं 2 मीटर कपड़ा। समय की यदि हम बात करें, आपसे समय पूछा जाए तो आप बोलते हैं 12:10। आप के लिए और भी यदि मापा जाए तो कभी कभी आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जाए भाई गाड़ी की स्पीड क्या है, तो आप लोग तत्काल बोलते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। समझ में आ रही है मेरी बात? धीरे धीरे समझे आप सभी बात। देखिए बेटा, हम सब्जी वाले की दुकान पे गए, हमने किलोग्राम शब्द का इस्तेमाल किया। कपड़े वाले की दुकान पे गए, हमने मीटर का इस्तेमाल किया। आप जरा मुझे एक चीज बताएं, मैं बच्चों से पूछना चाह रहा हूं कि हम जब यहाँ सब्जी वाले की दुकान पे गए तो हमने ये क्यों नहीं कहा कि 2 मीटर गोभी चाहिए, या हम ये नहीं कह कि ये क्यों नहीं कह सकते कि हमें 2 मीटर चीनी चाहिए। और कपड़े वाले की दुकान पर हमने ये इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि हमें 2 किलोग्राम कपड़ा चाहिए। तथ्ययुक्त चीजें आपने सारी चीजें अपने दैनिक जीवन में आप इस्तेमाल करते हो। बहुत शब्द आपके जीवन, एक मिनट, बहुत शब्द आपके दैनिक जीवन में आते हैं। आप विद्युत धारा का नाम लेते हैं, आप शक्ति का नाम लेते हैं, आप वेग का नाम लेते हैं, आप त्वरण का नाम लेते हैं। अभी आपने संवेग का नाम पढ़ा, सुना, आपने कोणीय संवेग का नाम सुना, आपने ऊर्जा का नाम सुना, आपने आवेश का नाम सुना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हम जानते हैं, हम 2 किलोग्राम की बात करते हैं तो सीधा सा आपका इंडिकेशन जाता है और ये इंडिकेशन आपके द्रव्यमान की तरफ जाता है। आपका इंडिकेशन बीजे वजन की तरफ जाता है। आप लोगों ने 2 मीटर, मीटर शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब आपका इंडिकेशन जो जाता है वो लंबाई की तरफ जाता है। आपने किलोमीटर प्रति घंटा की का इस्तेमाल किया, इसका मतलब जो आपका इंडिकेशन है वो चाल की तरफ जाता है। आपने 12:10 का इस्तेमाल किया, इसका मतलब आपका इंडिकेशन समय की तरफ जाता है। ये जो आपके बोर्ड पर ये जो मैंने लिखा है, द्रव्यमान लिखा है, लंबाई लिखा है, समय लिखा है, चाल लिखा है, मैं विद्युत धारा भी लिख दूं, मैं शक्ति लिख दूं, मैं दाब लिख दूं, इन सारी राशियों से आप परिचित हो। इनका आपके दैनिक जीवन में रोजाना आप इनका उपयोग करते हो। यदि दुकानदार आपको 2 किलो चीनी की जगह यदि आधी किलो चीनी दे देगा तो क्या आप उस 2 किलो आधी किलो चीनी को 2 किलो चीनी समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। अगर मैं किलो की जगह मीटर इस्तेमाल करूं तो क्या यह उचित होगा? यह उचित नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान को यदि मुझे इंडिकेशन करना है तो मैं किलोग्राम से इंडिकेशन करूं। और हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना वजन होता है। व्यवहार में यदि हमें थैली पकड़ा दी जाए, एक थैली को आधी किलो की को पकड़ा दिया जाए और फिर 2 किलो की थैली को पकड़ा दिया जाए तो हम जानते हैं कि 2 किलोग्राम वजन कौन सी थैली में।
क्योंकि हम अनुभव से भी इन सारी चीजों को हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन सारी चीजों को हम नाप सकते हैं, कि नाप तोल हमारे पास है। हम नाप सकते हैं, जैसे द्रव्यमान का अगर आपसे पूछा जाए भाई इसको किस में मापोगे, तो आप बोलोगे किलोग्राम में मापेंगे। आपसे दाब को अगर मापा जाए तो आप किस में नापोगे, हैं? पास्कल में नापोगे। आपसे शक्ति को पूछा जाए तो आप किस में नापोगे, वाट के अंदर नापोगे। आपको विद्युत धारा के विषय में पूछा जाए तो आप कह सकते हो इसको किस में मापोगे, आप एम्पियर। क्लियर बात। अभी आपने बताया कि भाई शक्ति, शक्ति को, दाब को पास्कल, आपने बताया शक्ति यानी कि वाट, आपने बताया विद्युत धारा यानी कि एम्पियर। इसका मतलब ये जो राशियां हैं इनको बोलेंगे हम राशियां, इनको क्या बोलेंगे, राशियां। और इन राशियों को हम कहेंगे भौतिक राशियां। क्या कहेंगे बेटा, भौतिक राशियां। और आप जानते हैं कि इन सारी राशियों को हम माप सकते हैं। इनके लिए कोई ना कोई मान आपका निश्चित किया गया है। जैसे दाब का पास्कल निश्चित किया गया है, शक्ति का वाट इस्तेमाल किया गया है, द्रव्यमान का किलोग्राम इस्तेमाल किया गया है। इन सब राशियों को आप माप सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक राशियां, भौतिक राशि का मतलब ही यही है कि ऐसी राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके। यानी कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको नाप सकते हैं और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको तोल सकते हैं। तो भौतिक राशियों की जो परिभाषा हुई, भौतिक राशि की परिभाषा क्या हुई कि ऐसी राशियां जिनको नापा या तोला जा सके, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जरा आप इस शब्द को ही ले लीजिए, मैंने यहां 2 किलोग्राम शब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने यहां 2 किलोग्राम शब्द का इस्तेमाल किया है। 2 किलोग्राम, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका मतलब 2 तो हमारा फिक्स मान है, फिक्स मान है, इसका मतलब ये कोई आंकिक मान है। किलोग्राम जिस राशि को हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं, उस राशि को ये इंडिकेट कर रहा है। किलोग्राम किसको इंडिकेट कर रहा है, जिस राशि को हम समझ रहे हैं। और उस राशि को हम क्या समझ रहे हैं, उस राशि को हम द्रव्यमान समझ, यानी किलोग्राम किसकी पहचान करा रहा है, द्रव्यमान की पहचान करा रहा है। क्लियर बात। और 2 किसकी पहचान करा रहा है, मात्रा की पहचान करा रहा है। जैसे मैं मार्केट में गया, अगर मैंने बोला किलोग्राम, जैसे मुझे 10 किलो चीनी की आवश्यकता है और दुकानदार से मैंने कहा किलोग्राम, तो वो केवल और केवल मुझे 1 किलोग्राम चीनी देगा। और यदि मुझे 10 किलोग्राम मैंने कहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो किलोग्राम शब्द का इस्तेमाल किया है उसका मुझे उसका मुझे कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, 10 बार। यानी जो 1 किलोग्राम चीनी हमने दी है, उस 1 किलोग्राम का गुणा हमें किससे करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, 10 किलोग्राम। अगर किलोग्राम का गुणा हम 10 से करेंगे तभी 10 किलोग्राम होगा। ऐसे ही यहाँ 2 किलोग्राम का जो मतलब है, 2 किलोग्राम का यह जो मतलब निकल के आया, 2 किलोग्राम का यह मतलब निकल के आया कि भाई ये जो किलोग्राम है, ये किलोग्राम फिक्स है। किलोग्राम फिक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम। इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम। इसका मतलब इस किलोग्राम का हमें कितनी बार उपयोग करना पड़ेगा, 2 बार उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके कितना होगा, 2 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो भौतिक राशि है द्रव्यमान, यानी कोई भी जो भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को यदि हमें प्रदर्शित करना है, तो भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक तो उसका फिक्स वैल्यू चाहिए, जिससे उस राशि की क्या हो सके, पहचान हो सके। और एक उसकी मात्रा चाहिए, जिससे कि हमें यह पता लगे कि हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना। तो 2 चीजों की आवश्यकता हुई, एक तो आंकिक मान की आवश्यकता हुई और एक फिक्स वैल्यू की आवश्यकता हुई। और ये जो फिक्स वैल्यू होती है बेटा, इसको हम मात्रक कहते हैं। मात्रक किसी भी राशि की क्या कराता है, पहचान कराता है। और आंकिक मान से हमें उस राशि की मात्रा का पता लगता है कि हमें मात्रा कितनी चाहिए। बात क्लियर है।
क्लियर है? तो इसका मतलब भौतिक राशि की यदि हम बात करेंगे तो भौतिक राशि इक्वल होता है आंकिक मान, आंकिक मान गुणा मात्रक। बेटा भौतिक राशि क्वांटिटी यानी कि इसको क्यू से व्यक्त कर दें, और आंकिक मान नंबर होता है इसको एन से व्यक्त कर दें, और मात्रक यूनिट होता है तो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? एन यू। क्यू बराबर क्या हो गया? एन यू। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपका, आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हो? मात्रक और मापन। यानी मापन जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है? मात्रक पर डिपेंड। क्लियर? जब हम मापन कर रहे हैं तो मीटर है, अगर हमको 10 मीटर नापना है, 10 मीटर मापना है, तो इसका मतलब मीटर का उपयोग हमें कितनी बार करना पड़ेगा? 10 बार करना। कितनी बार करना पड़ेगा? 10 बार। ठीक है भाई। ये जो मात्रक आपको दिए गए हैं, ये जो फिक्स वैल्यू आपको दी गई हैं, इन सब वैल्यूओं की कोई ना कोई परिभाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखी गई है। क्लियर? इन सभी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई परिभाषा है, क्योंकि मात्रक जो होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। मात्रक पर ना कोई ताप का प्रभाव पड़ता, ना कोई दाब का प्रभाव पड़ता, ना कोई स्थान का प्रभाव पड़ता। कहने का मतलब यह है कि 1 किलोग्राम वजन 1000 ग्राम वजन के बराबर है, तो वो भारत में भी 1000 ग्राम के बराबर है, वो चीन में भी 1000 ग्राम के बराबर है, वो अमेरिका में भी 1000 ग्राम के बराबर है। यानी इस स्थान से कोई प्रभाव नहीं पड़े। ताप का उस पर कोई प्रभाव नहीं कि गर्मियों में जाके 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम कहेंगे और सर्दी में आगे तो 950 ग्राम को 1000 ग्राम कहेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ताप दाब से जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र, स्थान से स्वतंत्र होता है। क्लियर बात? तो बेटा देखिए, भौतिक राशि की केवल जो परिभाषा है, ऐसी राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए बेटा, ये जो भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां हमारी दो प्रकार की होती है। जरा ध्यान दें सभी बच्चे, भौतिक राशियां अपनी दो प्रकार की होती हैं। पहली राशि मूल भौतिक राशि कह सकते हैं, मूल भौतिक राशियां, और दूसरी भौतिक राशियों को हम कह सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखिए भाई, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां यानी कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मूल भौतिक राशियों का मतलब है ऐसी राशियां जो अपने आप में क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। जैसे प्रारंभ में यांत्रिकी के अंतर्गत 3 राशियों को मूल राशि माना गया था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन एसआई पद्धति के प्रचलन के बाद मूल राशियों की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्र। इसके अलावा 2 पूरक राशियां होती हैं हमारी, कौण और गण कोण। ठीक है भाई। इसके अलावा शेष जो राशियां हैं वो सारी राशियां हमारी क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो मूल राशियां ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। इसके बाद व्युत्पन्न राशियां, डेरिव्ड क्वांटिटीज। डेरिव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि का मतलब है ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, यानी जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। यानी जिन राशियों को मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, जिनको मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्लियर बेटा? तो आप सबसे पहले जो टॉपिक डालें, आप टॉपिक डालेंगे बेटा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां हेडिंग डालें।
लिखिए परिभाषा, वे सभी राशियां वे सभी राशियां वे सभी राशियां जिन्हें जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, वेग, संवेग, ऊर्जा आदि। ये सब राशियां क्या है हमारे। इसी प्रकार से अन्य राशियां भी हैं। इन सब राशियों को हम क्या कहेंगे, मूल भौतिक राशियां कहेंगे। इनको जरा नोट करें आप जो बोर्ड पर है। हाँ जी, आगे लिखें आप, ले बेटा नोट, आगे लिखें। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला पॉइंट, मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां, परिभाषा लिखें, वे राशियां वे राशियां जो अन्य राशियों पर वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे जैसे लिख लीजिए बेटा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये राशि आपकी मूल राशियां हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां परिभाषा लिखे बेटा इसकी, वे भौतिक राशियां जो
मूल राशियों से वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। मूल भौतिक राशियां, नहीं सॉरी, व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे 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 आप लिख सकते हो घनत्व है, चाल, वेग, त्वरण, कार्य, शक्ति, दाब, आदि। हेडिंग डालेंगे बेटा मात्रक, यूनिट्स। मात्रक हेडिंग डालें। मात्रक। देखिए बेटा, यूनिट्स का मतलब क्या? जब हम किसी राशि को मापते हैं तो उसके मापन के लिए कोई ना कोई परिमाण की जरूरत होती है, तो उस परिमाण को मानक मान लिया जाता है। जब हम किसी राशि को मापते हैं तो परिमाण की आवश्यकता होती है, तो उस परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है। उस मानक मान को कोई नाम दे दिया जाता है और ये मानक मान ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मात्रक। ठीक है सर, लिखिए परिभाषा। किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि के उस राशि के एक निश्चित परिमाण को उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है तथा इस मानक को इस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है। इस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है। इसी मानक को इसी मानक को उस भौतिक राशि का इस मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इस मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। हेडिंग डालें बेटा, मानक मात्रक। मानक मात्रक
देखो साहब, जिस भौतिक राशि को हमने मापना है उसके निश्चित परिमाण और वास्तविक मूर्त रूप को ही उसका क्या कहते हैं हम? मानक मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। मानक मात्रक यानी कि मात्रक, जो भी हमने फिक्स किया है वो निश्चित रूप ही उसका क्या कहलाता है? मानक मात्रक कहलाता है। लिखिए परिभाषा। किसी भौतिक किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के निश्चित किसी भौतिक राशि के वास्तविक निश्चित मूर्त रूप को वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। मानक मात्रक कहते हैं। मानक मात्रक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो तथ्यों का किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो तथ्यों का होना आवश्यक है। दो तथ्यों का होना, दोबारा बोलो बेटा। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला पॉइंट, मात्रक। पहला पॉइंट मात्रक। देखो, मात्रक यानी जिसमें भौतिक राशि को क्या किया जाए? व्यक्त किया जाता है। जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। और दूसरा होता है आंकिक मान। आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है, आंकिक मान क्या प्रदर्शित करता है कि वह मात्रक कितनी बार प्रदर्शित किया गया है, यानी उसकी कितनी मात्रा हमें चाहिए, कितनी बार उसको लेना है। 10 बार लेना है, आंकिक मान 10 हो गया। 5 बार लेना है, आंकिक मान 5 हो गया, जो हमारी आवश्यकता है। तो मात्रक में लिखें आप सीधे इस जगह पर, मात्रक के आगे लिखें जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट, आंकिक मान। दूसरा पॉइंट, आंकिक मान। इसमें लिखें बेटा, आंकिक मान। आंकिक मान भौतिक राशि में यह प्रदर्शित करता है, आंकिक मान भौतिक राशि में यह प्रदर्शित करता है कि वह मात्रक की कितने गुनी है। मात्रक की कितने गुनी है। फॉर एग्जाम्पल लिखें, यदि एक बोरी
एक बोरी चीनी का वजन, एक बोरी चीनी का वजन 50 किलोग्राम है। एक बोरी चीनी का वजन 50 ग्राम है। तो इसका अर्थ है कि तो इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, दोबारा सुने, यदि एक बोरी चीनी का वजन 50 किलोग्राम है, एक बोरी चीनी का वजन 50 किलोग्राम है, तो इसका अर्थ है कि तो इसका अर्थ है कि द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और यह और यह चीनी के वजन में और यह चीनी के वजन में 50 सम्मिलित है, और यह चीनी के वजन में 50 बार। हाँ जी बेटा बोलो, दोबारा रिपीट करूं क्या? कहां तक लिख लिया आपने ये बताओ मुझे। मैंने ये बोला है यदि मैंने बोला है यदि एक बोरी चीनी का वजन 50 किलोग्राम है, तो इसका अर्थ है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तथा यह चीनी के वजन में 50 बार 50 बार सम्मिलित है 50 बार सम्मिलित है। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में? मैंने बताया कि मात्रा का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो भौतिक राशि परमाणु के साथ है। अगर उसके लिए हमने लिखा जैसे 5 किलोग्राम, तो इसका मतलब किलोग्राम शब्द का उपयोग कितनी बार है? 5 बार। अब 50 किलोग्राम है तो मतलब इसका मतलब किलोग्राम शब्द कितनी बार सम्मिलित है? 50 बार, है कि नहीं बात? एक एक किलोग्राम 50 थैली रखेंगे तो कितना किलोग्राम हो जाएगा? 50 किलोग्राम। ओके, तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कमेंट्स करके दें बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आज के पढ़ाने में? समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को अच्छा समझ में आया? तो कमेंट्स करें यस, कमेंट्स कर दें बेटा, सभी बच्चे कमेंट्स कर दें जिससे मैं क्लास समाप्त करूं। ओके, सोनम कुमारी, सचिन कुमार, दीक्षा लावनिया, ग्रीस सोलंकी, जय मुदगल, ये कौन सा है? कुलराज अनुज, संध्या मुदगल, वेरी गुड। तो बेटा मैं क्लास समाप्त कर रहा हूं आज की, है। और अगली अंतमा शर्मा, बेटा अगली क्लास के लिए आप 2-5 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है बेटा? 10-5 मिनट के बाद आपकी क्लास चालू हो जाएगी। ओके, मैं एंड कर रहा हूं क्लास।